तो आज की इस बिजनेस स्टडी की क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी का जो आप एक तरीके से कह सकते हो जो यूनिट 1 है उसका एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, किसी किसी अलग अलग राइटर्स की बुक में आपको ये जो यूनिट 1 है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर भी या फर्स्ट टॉपिक मिला हुआ नजर आ सकता है, या किसी किसी राइटर के अकॉर्डिंग ये हो सकता है लास्ट टॉपिक हो, लेकिन ये यूनिट 1 का ही टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट में 4 टॉपिक होते हैं। वन इज बिजनेस का इंट्रोडक्शन, जहां हम बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं, और दूसरा हम समझते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना इंडस्ट्री कॉमर्स के बेसिस पे, वो भी हमने खत्म कर लिया है। फिर हम पढ़ते हैं बिजनेस का रिस्क, वो भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कि कॉमर्स का क्या हिस्ट्री इतिहास रहा है इंडिया के अंदर, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझना। तो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, भारत में कॉमर्स। अब तुम्हें कॉमर्स का मतलब बिजनेस स्टडी की भाषा में तो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस स्टडी में कॉमर्स का मतलब है कि माल बनाने से कंजम्पशन तक पहुंचने तक का जो भी प्रोसेस है वो सब कॉमर्स है। कॉमर्स एक तरीके से बिजनेस की ही एक्टिविटी है जिसका बहुत ही लंबा इतिहास है। अगर हम इंडिया को देखें तो कहता है जिस तरीके का कॉमर्स हम आज के टाइम पे देखते हैं वो तो क्लाइमेक्स है। जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर जब खत्म होने वाली होती है ना उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। तो हम जो आज के टाइम पे बाहर बिजनेस या कॉमर्स देख रहे हैं ये खत्म होने वाला सीन है, वो देख रहे हैं। मतलब इसका मतलब हम पिक्चर को लास्ट में देख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग मिड इंटरवल ये सब देखा ही नहीं, तो हम वहां चलते हैं। आज कहता है कि इकोनॉमी में 2 मेन साइड्स होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन जहां पे सामान बनता है, और दूसरा होता है कंजम्पशन जहां पे सामान का इस्तेमाल होता है। मेन इशू फिर यहां आ जाता है कि गुड्स जो प्रोड्यूस करे जाते हैं एक जगह पे और दूसरी जगह कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके बीच में एक दूरी आ जाती है, और यहीं पर कॉमर्स का रोल आता है जो इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में एक ब्रिज बन के नजर आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रोडक्शन का प्लेस, एंड ये कह सकते हैं दिस इज कंजम्पशन का प्लेस, और दोनों के बीच में यहां से यहां सामान पहुंचे जो ब्रिज है, जो ये ब्रिज होता है दोनों के बीच में, ये कॉमर्स पूरा करता है। ठीक है ना। तो कॉमर्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। एक होता है सेल और परचेज करना, मतलब अब ये पढ़ चुके हम, देखो कॉमर्स के अंदर है ना, हमने पढ़ा था कि ट्रेड आ जाना और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि एक तो व्यापार हो, प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह सामान पहुंचे पहला, और दूसरा दूसरा कि जब माल प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक पहुंच भी रहा है तो वो एक्टिविटीज होने में कोई हर्डल्स ना आए, या प्रोडक्शन और करने में कोई हर्डल्स ना आए। बोलते जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, उनको रिमूव करना। जैसे जगह की बाधाएं, प्लेस, कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहाँ कंजम्पशन है, इस बाधाओं को दूर करना। समय की बाधाएं, कब सामान कहां से कहां तक पहुंचे, गोदाम इन प्रॉब्लम को दूर करता है, गोडाउन्स। रिस्क इंश्योरेंस ले लो, जानकारी, एडवर्टीजमेंट। तो एक्टिविटीज होती है जैसे बैंक आपको लोन देता है, सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सामान इधर से उधर पहुंचाता है, वेयर हाउस गोदाम समय की बचत करता है, कोई सामान चाहिए गोदाम से निकाल के दे दो। इंश्योरेंस, किसी चीज का आप रिस्क है, डर लग रहा है, इंश्योरेंस करा लो। अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट करा लो। तो दिस इज रोल ऑफ कॉमर्स। अब हम समझते हैं पुराने जमाने में एक इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम चलता था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट तरीके का बैंक इंडिया में। बोलता है सिस्टम इवन मॉडर्न बैंक से पहले भी एग्जिस्ट करता था, जब मॉडर्न बैंक भी नहीं बने थे। ये मेंशन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर, बहुत ही पुराना इतिहास, एंशिएंट ओरिजिन, उसके अंदर ये दिखाया गया है बैंकिंग, इंडिजिनियस बैंकिंग को। कहते हैं एक स्पेशल ग्रुप ऑफ लोगों का एक स्पेशल ग्रुप सोसाइटी में जो बैंकिंग करते थे, बिजनेस, वो इंडिजिनियस बैंकर कहलाते थे।
ये जो बैंकर थे मेनली ये लोकल एरिया में रहते थे और लोन प्रोवाइड करते थे और कुछ बैंक की अलग सर्विसों को देते थे ट्रेडर्स को, फार्मर को या छोटे छोटे बिजनेस के व्यापारियों को। और ये जो सिस्टम था बड़ा ही सिंपल था, पर्सनल था, आपस में बातचीत, ज्यादा दूर वाइड कनेक्टिविटी नहीं थी और बहुत ही फ्लेक्सिबल था। मतलब कोई लंबी फॉर्मेलिटीज नहीं थी जैसे मॉडर्न बैंक आज के टाइम पे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था गांव के या छोटे छोटे स्मॉल स्केल के ट्रेड को, इंडस्ट्री को ग्रो करने में इंडिया के अंदर, जैसे इंडिजिनियस बैंकर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंडिया में कौन से इंडिजिनियस बैंकर थे? तो कहता है इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो 1931 में थी, उसके तहत एक इंडिजिनियस बैंकर क्या था? कहता है एक ऐसा इंडिविजुअल, मतलब अकेला या एक प्राइवेट दुकान थी जो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करती थी और जो भी वो पैसा जमा कराते थे, और उसको कैसे लेती थी? इन ह्यूंडीज, ठीक है ना। एनी डील्स इन एंड डील्स इन ह्यूंडीज और लैंड मनी, या तो उनसे ह्यूंडीज में लेती थी या फिर उन्हें उनके बदले वो जो उनसे पैसा लिया उसको किसी और को उधार दे देती थी। कोई स्पेशल कानून नहीं था, हिंदी समझेंगे अभी। कोई स्पेशल कानून नहीं था इन बैंकर को रजिस्टर करने का, जैसे आज के टाइम पे कोई बैंक बनना चाहता तो उसे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। कोई कानून नहीं था, कोई भी चाहे बैंक बन सकता है। इंडिजिनियस बैंकर ज्यादातर जो है ना वो स्पेसिफिक जाति से बिलोंग करते, जैसे साहूकार नहीं होते, बड़े बड़े साहूकार जमीनों का सारा रिकॉर्ड रखते हैं, तो उस तरीके से इनको कहा जाता था। कम्युनिटी जैसे गुजरात में एक सारफ कम्युनिटी का नाम था सारफ, उत्तर प्रदेश में साहूकार्स, है ना, साउथ इंडिया में चेतियार्स, आसाम में कियास, पंजाब में खतरीज, है ना, और तिरुवर डिस्ट्रिक्ट साउथ इंडिया में काली तेफुरिची ब्राह्मण्स करके कुछ नाम है। इस तरीके से कुछ कुछ लोग थे जिनका काम था लोगों से पैसा लेना और उसके बदले उनको थोड़ा ब्याज देना और दूसरे लोगों को उधार में पैसा देना और उनसे ब्याज चार्ज करना। ये मनी लैंडर्स के तौर पर काम करते थे, लोगों को पैसा देते थे, डिपॉजिट लोगों की लेते थे, और ह्यूंडी डीलर्स थे लोकल एरियाज में। समझेंगे अच्छे से ह्यूंडी डीलर्स क्या है। इंडिजिनियस बैंकर जो थे ना वो ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड थे, मतलब ये जो अपने खुद का बैंक चला रहे थे ये ट्रस्टेड लोग थे, इनकी बहुत इज्जत थी इनके समाज में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से फ्लेक्सिबल लोन आपको दे देते थे, जो जब जब मॉडर्न बैंक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। बाकी जो इंडिजिनियस बैंकर हैं इनके अपने क्या काम थे इसके ऊपर बात करते हैं, एक मिनट। जो इंडिजिनियस बैंकर थे इनका क्या काम था? इंडिजिनियस बैंकर दो काम करते थे, या तो एक बैंक का काम पैसा लेना देना, या नॉन बैंकिंग काम। क्या जैसे नॉन बैंकिंग काम कुछ अलग से एक्स्ट्रा, वो भी देखते हैं अभी। बैंकिंग काम में क्या आता था भाई? लोगों को पैसा देना। अच्छा, ह्यूंडी ऐसे कह सकते हैं, अगर आगे जाके यूज हो रहा है क्या, देखो वैसे ह्यूंडी देखो आ गया ना, ह्यूंडी लिखा हुआ। बैंकिंग फंक्शन, बैंकिंग फंक्शन भाई किसी को लोन दे देना। अब देखो ह्यूंडीज आगे जाके आ रहा है। लोन जैसे प्रोमिसरी नोट, मतलब एक लिखत हो गया कि मैं वचन देता हूं मैं इतने समय में पैसा दे दूंगा, या कोई सिक्योरिटी, पर्सनल जमीन अमीन उधार पे रखवा देना इस बेसिस पे। बाकी जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा जमा करा रहे हो। अच्छा सोना चांदी गिरवी रखवा रहे हो तो मैं तुम्हें कम ब्याज पे कर्जा चुकाने दूंगा, लेकिन तुम अगर मान लो बाय चांस ज्यादा है ही नहीं तुम्हारे पास तो मैं ब्याज तुमसे ज्यादा चार्ज करूंगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके का लोन देते हैं। पहला काम लोन देना, दूसरा एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। ये लोगों से पैसा भी एक्सेप्ट करते हैं और डिपॉजिट रीपेबल होती है जब भी, भाई फॉर एग्जांपल बंदे को चाहिए पैसा वापस, जब भी वो वापस ले सकता है। बाकी डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पर्सनली, जो भी उनका रिटर्न ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। कुछ बैंकर जो है वो चेक का सिस्टम भी चलाते थे, लिखा थे कि बस पर्ची लिख के लिया ना मैं दे दूंगा पैसा। अब कुछ लोग बैंकिंग सिस्टम में ह्यूंडीज में डील करते थे। मतलब कुछ नहीं है, ह्यूंडी एक तरीके का उधार का नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसको अकाउंट्स में समझाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज या थोड़ा बहुत समझा दिया होगा मैंने, जो चेक के तरीके से ही होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे आज सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझसे, तो मैंने कहा तुमने मुझसे उधार में सामान खरीदा, मैंने कहा ठीक है इसका उधार एक पर्टिकुलर टाइम बाद मुझे चुका देना।
तो तुम मुझे इसका उधार एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब चुकाओ, मुझ पे तुम्हें विश्वास ना हो, तो मैं तुमसे कहूं कि एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं जो एक प्रूफ हो जाएगा लिखित कि हाँ कल को तुम्हें मुझे इसका पैसा देना है, तो वही ह्युंडी कहलाता है, बस खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। इंडिजिनियस बैंकर बाय और सेल करते थे ह्युंडीज को अपनी खुद की भाषा में। जैसे दो तरीके की मेन ह्युंडीज होती थी, एक होती थी दर्शनी ह्युंडी और एक होती थी मुद्दती ह्युंडी। ये ध्यान रखने से जो जब भी डिमांड होगी तब देनी पड़ेगी, और मुद्दती मतलब भाई एक टाइम है, जैसे 3 महीने बाद पे करूंगा तो तब ही पे करूंगा, वो एक फिक्स टाइम की होती थी। और दूसरी होती थी पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब तुम मुझसे मांगो तब मुझे वापस पैसा करना पड़ेगा, वो दर्शनी ह्युंडी होती थी। और ह्युंडीज जो थी वो वाइडली यूज करी जाती थी सेफ मनी ट्रांसफर के तौर पर। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा ये कुछ और भी काम करते थे, नॉन बैंकिंग फंक्शन। अब इसके बाद नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं? अब इसके अलावा नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रेड। अब ध्यान समझना, बहुत सारे बैंकर्स जो थे ना वो व्यापार करते थे गुड्स जैसे कि कॉटन, गेहूं या जैगरी, पैसा कमाने के लिए। ये उनका बैंक वाला काम नहीं है, उसके अलावा ये काम करते थे। ठीक है ना। कमीशन एजेंट के तौर पर, कुछ एजेंट के तौर पर काम करते थे ग्रेन की मार्केट्स में। कैसे? माल सस्ते में दिलवा देना, महंगे में करवा देना, और फिर कमीशन करवाना, है ना। मदद करते थे सेलर्स और बायर्स को आपस में डील करवाने में, ये दलाली का भी काम करते थे। और बिजनेस क्या, जब कंपटीशन आने लगा ना इनको मॉडर्न बैंक से, तो कुछ लोग व्यापार करने लगे, शॉपकीपिंग करने लगे, या ज्वेलरी का बिजनेस करने लगे एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। समझ रहे हो? तो ये ठीक है ना, सिंपल इस तरीके से चीजें चली है। ठीक है ना। अब ह्युंडी क्या है ये एक और देख सकते हैं अपन आगे। तो ह्युंडीज एक तरीके का क्रेडिट नोट है जो इंडिजिनियस बैंकर्स के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है ना। और एक तरीके से ये चेक के तौर पर या बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज होता है मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। ठीक है ना। जो मैंने अभी समझाया कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने मुझसे एक सामान खरीदा है, तो उसके बदले एक क्रेडिट नोट मिलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा चेक के तौर पर। मतलब अपनी खुद की लोकल भाषा में मैं लिखूंगा, और सेफ मनी, कल को तुम उधार में मुझे सेफली पैसा दे सको, मुझे तुम पे विश्वास ना हो, तो एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं जिसे ह्युंडी कहेंगे कि भाई मैं कल को इतना पैसा वापस दूंगा। बाकी लोग ट्रस्ट करते थे ह्युंडीज को क्योंकि ये थोड़ी सिंपल थी, फास्ट भी थी, और बहुत ज्यादा बिजनेस में एक्सेप्ट भी की जाती थी। बाकी दो तरीके की होती है, ध्यान रखना, दर्शनी ह्युंडी और मुद्दती ह्युंडी। पेबल ऑन डिमांड, जब भी क्या कहते हैं, whenever shown to banker, बैंकर को दिखाया जाएगा तो पैसा वापस देना पड़ेगा, चेक के तौर पर काम करता था। कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है पेमेंट की, जब दिखाया तब बैंकर्स को या किसी को भी पैसा वापस देना पड़ेगा। मुद्दती एक फिक्स टाइम होता था कि इतने टाइम पर ही पैसा मिलेगा, ये प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। अकाउंट्स की भाषा में जब बिल ऑफ एक्सचेंज समझाऊंगा ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी समझ में आ जाएगा, और ह्युंडी तो यहीं से भी क्लियर होता हुआ चल रहा हो। बाकी कुछ लोग कुछ अलग तरीके का भी ह्युंडी रखते थे। धनी जोग ह्युंडी, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसान को दी जाएगी, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ही हो, ये उसका ही नाम है, उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। सहयोग ह्युंडी, मतलब ये सिर्फ रिस्पेक्टेबल, जिनकी रिस्पेक्ट है उनको दी जाएगी, सिर्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन को, जिनका जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है अपने स्पेसिफिक नाम लिख के। फिर फरमान जोग ह्युंडी, जो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेबल होगी। फिर मतलब एक ऑर्डर, मतलब जब ऑर्डर दिया जाएगा या कोई भी डिमांड होगी तब पेमेंट की जाएगी। देखन हर ह्युंडी, ये उस इंसान को दी जाएगी जो इसको बियर करता है, मतलब जिसका ये बिल है उन दोनों के बीच का ही। एक होती है जोखमी ह्युंडी, ऐसी ह्युंडी जो समुद्र के रास्ते भेज दी जाए, अगर गुड्स खो दिए जाए तो ड्रॉ ही है, मतलब सेलर होता है, उसको सारा लॉस झेलना पड़ेगा। ये जोखिम वाले, मतलब रिस्क लेने वाली ह्युंडी। ठीक है ना। जैसे मतलब मान लो सामान समुद्र के रास्ते भेजे और खो गए, तो जिसने बिल ड्रॉ करा था वो सारा नुकसान झेलेगा, ये वो वाली होती है। ह्युंडी का फायदा ये है कि ये पैसों में नहीं हो रही, तो इसलिए इसको सेफ कहा जाता है, और इससे कैश को कैरी करने का रिस्क कम होता है। सिर्फ बिल रखना है आपको अपने पास, कैश नहीं रखनी। ठीक है ना। इससे ट्रस्ट और ट्रेड बढ़ जाता है, और ये एक तरीके का शुरुआती फॉर्म ऑफ बैंक का इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक चलते हैं ना आज के टाइम पे, वो ह्युंडीज होती थी पहले, बस इतना समझ लो। ठीक है।
बाकी इंडिजिनियस बैंकर्स के मेथड्स क्या क्या काम करते थे, तो इंडिजिनियस बैंकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के ओल्ड बैंकिंग सिस्टम में। ये मेनली लोन देते थे किसानों को, गांव के इलाकों में छोटे छोटे व्यापारियों को। बड़ा ही सिंपल और क्विक तरीका था इनका, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चलती थी, इनफॉर्मल है, आज ही आ गया लोन लेने, चल ले जा, इस तरीके से दे दिया। पर्सनल नॉलेज होती थी ऑफ देयर कस्टमर, तो लोन जो थे उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता था। ये क्या कहते हैं, लोन्स देते थे हर पर्पस के लिए, ठीक है ना, ट्रेड, फार्मिंग, पर्सनल यूज के लिए, हर तरीके का व्यापार के लिए। और जितने भी डीलिंग सीक्रेट्स होते थे, वो जो भी चीज है वो उसको छुपा के रखते थे। बाकी हाँ, इनका काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं, जैसे बैंक इतने से इतने खुलेगा ऐसे नहीं, ठीक है ना। लोन रिपेमेंट थोड़ा सा कि चलो भाव जी आज मेरे घर में खाना नहीं है, इस तरीके से, चल कोई निकल दे दियो। और ये थोड़ा सा फ्रेंडली और पर्सनल रहता था, तो ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति ज्यादा रहता था, इस तरीके से। अगला ये है कि एडवांसिंग लोन्स, मतलब लोन को एडवांस में देना। ये थोड़ा बैंकिंग टाइप की चीजें चल रही है, पर मैं यूं भी नहीं कहूंगा प्रॉपर नया बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। इंडिजिनियस बैंकर जो है ना, वो अलग अलग मेथड यूज करते थे लोन देने के लिए। जैसे लोन अगेंस्ट रिसिप्ट, मतलब सिंपल सी पर्ची लाओ, ठीक है ना, मेंशनिंग लोन अमाउंट और इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे तुम्हें लोन दे देना। मतलब एक पर्ची है, उसके बेसिस पे लोन दे दिया। फिर एक होता था बाही लोन्स, लोन्स रिटर्न इन द अकाउंट बुक, एक खाते की बुक होती थी। तुम आए, बोले बाबूजी बाबूजी खाते में लिख लो, लोन दे दो, और दस्तखत करा के तुम्हें लोन दे दिया। फिर तो मोर्टगेज, अपन पढ़ रखे हैं, कोई चीज गिरवी रखवा के लोन देना। फिर आता था ह्युंडीज को डिस्काउंट करा लेना। अब ये चीज क्या ही समझते हैं? देखो, मैं ना तुम्हें थोड़ा अकाउंट्स की भाषा में बिल ऑफ एक्सचेंज समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा ना अकाउंट्स की भाषा में ये यूज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर ही हो जाएगी। इसे अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से समझना। पहले तो चैप्टर ही हुआ करता था इसका, अब ये हटा दिया है, और कोई बात नहीं, हमें तो समझना है। हटाए हुए खैर 3-4 साल हो गए, तो समझना है। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ए है, ए को बी से सामान खरीदना है, तो ए बी को देखेगा क्रेडिटर की नजर से, क्रेडिटर की नजर से देखेगा, और बी कहेगा भाई इससे पैसा आने वाला है, बी कहेगा ए मेरा डेटर है, मतलब ये इसको डेटर की नजर से देखेगा, ये इसे क्रेडिटर के, दोनों ऐसे से देखेगा। क्योंकि भाई साहब मैं आपको जानता तो हूं नहीं, एक काम करो, बार बार ना, मतलब बी ने ना उसे बार बार ऐसा करा, दे दोगे ना पैसा, दे दोगे ना भाई पैसा, दे दोगे ना पैसा, दे दोगे ना। मैंने कहा यार बार बार परेशान करे, एक काम करो बिल्स ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने वैसे हो सकता है समझा भी रखा हो पहले, मैं क्या बिल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज से क्या हुआ, ए ने कहा कि भाई बी से, जैसे बी को कल को 5,000 रुपए देने हैं, और इसने भी कहा हाँ भाई ए से पैसा 5,000 रुपए लेना है। इसने कहा कि मैं आप बिल ड्रॉ कर देता हूं। दोनों ने बिल ड्रॉ करा और कहा कि इसमें मैं आपको 45 दिन में पेमेंट दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल ड्रॉ करा 45 दिन का, उसके अंदर दस्तखत कर दिए। ए अब बी को पैसा देगा, तो ए के पास जो बिल्स आएगा ना, वो होगा बिल्स पेबल, और बी को ए से पैसा लेना है, तो वो उसे लिखेगा बिल्स रिसीवेबल, कि भैया कल को ये पैसा देगा। आज के टाइम पे वो डेटर नहीं कहेगा इसे, वो कहेगा बिल रिसीवेबल। ये क्रेडिटर नहीं कहेगा, ये कहेगा बिल्स पेबल। हालांकि है तो अभी भी वही चीज, बस ये एक चीज कहलाती है। अब ये क्या है, इन्होंने लिखत करा दी कागज पे। अब तुम फॉर एग्जाम्पल मान लो बी तुम ही हो, तुमने कहा क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा 45 दिन तो बहुत है, पता नहीं कल को पेमेंट दे पाए नहीं दे पाए। ये 45 दिन बहुत है, दे देगा, पर 45 दिन बहुत है। एक काम करती हूँ, तुमने ऐसा सोचा, एक काम करती हूँ, बैंक के पास जाती हूँ और बोलती हूँ बैंक जी मुझे ये बंदा ए 5,000 रुपए कल को पैसा देने वाला है, ठीक है ना, आप एक काम करो कि कल को आपको दे देगा, आप मुझे कुछ पैसा दे दो आज। बैंक ने कहा ओके, अच्छा लग रहा है ये सुनने में, हम आपको 4,800 रुपए दे देंगे आज। आपने कहा 5,000 के बदले 4,800, 200 के बाद में दोगे? उसने कहा नहीं, हम सिर्फ आपको इतना ही देंगे, कल को उस बंदे से हम पूरा 50,000 रुपए ले लेंगे, सॉरी 5,000 रुपए ले लेंगे, हमारी 200 रुपए की कमाई।
इसे कहते हैं आपने बिल उससे लेना था, उससे नहीं लिया, बैंक के पास जाके बिल को डिस्काउंट करा लिया, इसे कहते हैं बिल डिस्काउंटेड। बैंक से जाके बिल को डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। 200 रुपए थोड़ा कम मिला बट ठीक है, कल को जब पैसा देना होगा ये बैंक को जाके दे देगा पूरा 5,000 रुपए, ठीक है ना। ये कहलाता है बिल डिस्काउंटेड, ध्यान रखना। ऐसे ही एक और कहानी होती है, आप बैंक के पास नहीं गए इस बार, हमने कहा नहीं बिल डिस्काउंटेड वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सी था जिसको आपको 8,000 रुपए आपको देने थे, सी को आपको देने थे। सी आया गुत्ती पकड़ो भाई पैसा दो, चलो चलो चलो, आपने कहा दे देंगे दे देंगे, लेकिन नहीं आज ही दो। तो आपने कहा एक काम करो, सबसे पहले तो 3,000 की कैश रख लो। उसने कहा ओके लाओ ठीक है। और आपने कहा एक काम करो, मेरे पास एक बिल पड़ा है, कल को ए नाम का बंदा मुझे 5,000 रुपए देने वाला है, वो मैं आज आपको दे देता हूं, ये दे देती हूं। यानी कि आपने वो जो बिल रिसीवेबल था ना आपके पास, वो आपने उसका बिल सी को दे दिया। इसे कहते हैं एंडोर्स करना, है ना, एंडोर्स। आगे जाके वर्ड आएगा एंडोर्समेंट। एक का बिल लेना था किसी से, किसी को आपको देना था पैसा, उसको आपने दे दिया। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ कहानियां जो अकाउंट्स की भाषा में आपको जाननी चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी अब समझ गए हो कि हुंडीज है, अब उसको आप डिस्काउंट करा रहे हो। मतलब बैंकर जो होते हैं ना, वो आपको लोन दे देते हैं जब आप ह्यूंडीज को डिस्काउंट करा, जैसे मॉडर्न बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे कहलाता है ना। बस कुछ नहीं है, ह्यूंडीज को डिस्काउंट कराना मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा लेना। कल को पैसा मिलने वाला है और आज ही जाके बैंक से ले आओ, उस तरीके से, ठीक है ना। चलो बाकी इंडिजिनियस बैंकर ये जो होते हैं पुराने जमाने में चलते हैं, इनका फायदा क्या है? बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था भारत के इतिहास में। इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिजिनियस बैंकर का, क्योंकि ये सबसे पुराना बैंक का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। तो ये जब मॉडर्न बैंक भी नहीं थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चर को लोन देता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये लंबे समय के भी लोन देता था, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, ये सब। और ये एडवाइजर भी था, ये एडवाइजर भी था, ठीक है ना। मतलब एक फ्रेंड की तरह एडवाइजर गाइड करता था कि अरे ये कर लियो, इसमें पैसा डाल ले, उसमें डाल ले, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है ट्रेडिंग कम्युनिटी। बोलते पुराने भारत में व्यापार जो था ना, वो मेनली अलग अलग ग्रुप्स या प्रजातियां, कम्युनिटी जो करती थी, और जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इकोनॉमी में। कौन कौन से व्यापार करने वाले ग्रुप होते थे? एक होते थे मर्चेंट लोग, एक होते थे सरफ या सारफ करके या मनी लेंडर्स, और एक होते थे दलाल, ब्रोकर्स। समझेंगे एक एक करके। मर्चेंट कौन थे? मर्चेंट कम्युनिटी मेन ग्रुप थी जो व्यापार करती थी। वैश्य कास्ट के लोग होते थे, खास करके जो बनिया लोग होते हैं ना, गुजरात से या राजस्थान से, बनिए आपने सुना होगा, बनिए जैन लोग, इस तरीके से ये नॉर्थ इंडिया का ट्रेड कंट्रोल करते थे, और लोकल और फॉरेन दोनों ट्रेड करते थे। एक और ग्रुप था जिसे कहा जाता था बंजारास, थोड़ा सा याद है, छोटी क्लास में कभी पढ़ा होगा। इधर से उधर सामान लेके इधर से उधर ले जाते थे, इधर से उधर, है ना, जो अपने साथ घास चराहे इन सबको रखते थे, जानवरों को, है ना। तो ये उनसे व्यापार करते थे, गांव से गांव जाते थे, अपने साथ सामान इधर से उधर करते थे। बंजारस ग्रेन्स, दाल, ठीक है ना, नमक, और कभी कभी जानवरों का भी व्यापार करते थे। ये हिंदू और मुस्लिम ट्रेडर्स दोनों ही थे इसके अंदर, गुजरात के अंदर। बाकी साउथ इंडिया में एक मेजर ट्रेडिंग कम्युनिटी जो नाम जाने जाती थी, वो छेतियार करके कुछ नाम जाने जाती थी। तो मर्चेंट समझ में आ गया होगा, व्यापारी लोग। फिर सारफ और मनी लेंडर, ये लोग डबल रोल प्ले करते थे, व्यापारी का भी और लोगों को लोन देने का भी। सरफ ट्रेड करते थे सोना और सिल्वर, चांदी, इन सब की ज्वेलरी में, और इनकी प्योरिटी चेक करते थे। मनी लैंडर्स के रूप में ये लोन देते थे, है ना, फार्मर्स या बाकी लोगों को, और ये लोकल बैंकर भी कहलाते थे। फिर आते थे दलाल, जो बायर और सेलर के बीच के बिच्छू होते हैं। ये ट्रेड करने में मदद करते थे अलग अलग जगहों पे। मतलब
एक गांव से दूसरे गांव घूम लिए, इधर का सामान 8 में लेकर इधर 10 में बेच दिया, इधर 10 का लेके इधर 12 में बेच दिया, इस तरीके से। ठीक है। बाकी मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे? कहते हैं पुराने और मिडिवल इंडिया में, बहुत पुराना इतिहास या मिड टाइम का जो इतिहास था उसमें ज्यादातर शहरों में व्यापार होता था और पोर्ट बंदरगाहों पे जहां समुद्री रास्ते वहां पर। तो कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स है? पाटलिपुत्र जिसे पटना कहा जाता है, लार्जेस्ट सिटी है इंडिया वर्ल्ड में पुराने समय में, ठीक है ना। फेमस एक्सपोर्ट सेंटर भी था पत्थरों का, पत्थरों का बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, पत्थरों की बहुत सारी चीजें थी। पेशावर, पेशावर आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, कमर्शियल सेंटर था नॉर्थ इंडिया का। इंडिया, चाइना, रोम पहली सदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वूल का एक्सपोर्ट करता था और घोड़ों का इंपोर्ट करता था। फिर तक्षशिला इंडिया के अंदर ही नहीं आती थी, ये शायद ये अशोकन एम्पायर था ना उसके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी थी ये। फेमस और कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल पैसों की और व्यापार की एक्टिविटी चलती थी, और ट्रेड रूट जो इंडिया और एशिया के बीच में चलते थे वो यहाँ पर थी। तक्षशिला यानी कि सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में व्यापार का रूट बनाती थी, और ये ग्रेट लर्निंग सेंटर भी कहला जाता था। बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर ज्यादातर अपनी शिक्षाएं लेते थे। इंद्रप्रस्थ जो आज के टाइम पे दिल्ली के नाम से जानी जाती है, एक मेजर कमर्शियल जंक्शन थी जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया हर जगह से सबको कंट्रोल करती थी। फिर मथुरा एक बिजी ट्रेड सिटी थी जो ट्रेड का करती थी, कपड़ों का ट्रेड, ग्रेन्स, खाने पीने और बाकी गुड्स। रेजिडेंट मेनली डिपेंड होते थे कॉमर्स पे लाइवलीहुड के लिए। फिर आता है वाराणसी, बनारस, कपड़ों की इंडस्ट्रियां यहाँ बहुत ज्यादा थी, गोल्ड सिल्क के फैब्रिक, सैंडलवुड वर्क बहुत चलते थे यहाँ पे, और बहुत सारे सिटीज कनेक्टेड थे तक्षशिला और भरूच करके रोड और समुद्र के रास्ते। फिर आता है मिथिला, ट्रेडर्स नाव का यूज करते थे बंगाल की खाड़ी में और साउथ चाइना एशिया जाते थे, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो और साउथ चाइना यहाँ जगहों पे व्यापार करते थे इनके साथ। उज्जैन, उज्जैन एक तक्षशिला और पेशावर के बीच में एक लिंक था, तक्षशिला और क्या कहते हैं पेशावर के बीच में एक लिंक था। फेमस एक्सपोर्ट था कपड़ों का, मुस्लिम, मुस्लिम नहीं बोल रहा, मुस्लिम मैलों का कपड़ा होता था और प्रीशियस पत्थर का व्यापार होता था। फिर सूरत में, सूरत को एम्पोरियम कहा जाता था वेस्टर्न ट्रेड का, पश्चिमी ट्रेड बहुत आता था मुगल साम्राज्य के टाइम पर। जो गोल्ड की लेस होती है ना, लेस जो पता होगा आपको, डिजाइन फेमस लेडीजों को साड़ियों की किनारियां, तो सूरत में जो सूरत की हुंडी जो थी वो ऑनर की गई थी इजिप्ट और ईरान में यहां से, ठीक है ना। ये जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ट्रेड सेंटर्स, नॉर्थ सेंट्रल जंक्शंस जो भी है इसको हम देखते हैं। तो तक्षशिला हमने नाम पढ़ा भी था, सुना भी था, ऊपर मैंने मैप में ना लोकेट कर दिया, तो ऊपर देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, इससे भी ऊपर देखोगे तो। बाकी बता रहा है तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ, मथुरा ये वाले रीजन है, ये कौन कौन से रीजन है। तो तक्षशिला जो था मतलब मेजर ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ होते थे, तो उसमें कहता है फेमस था कॉमर्स और फाइनेंस के लिए और कनेक्ट करता था इंडिया को सेंट्रल एशिया से, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये इंडिया को सेंट्रल एशिया इस तरफ से कनेक्ट करता था। इसके बाद पेशावर हो गया, है ना, तो पेशावर भी यहीं पर आ जाता है। ज्यादातर जो कमर्शियल हब थे जिसमें इंडिया, चाइना और रोम के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसी वजह से थे। इंद्रप्रस्थ जो आज के टाइम पे प्रेजेंट डे का न्यू दिल्ली है, ये अल्टीमेट कमर्शियल जंक्शन था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे इससे चीजें कनेक्ट होती थी। फिर एक मथुरा, मथुरा में बहुत सारे लोग रहते थे तो इसलिए कॉमर्स बहुत ज्यादा डिपेंड रहता था, ठीक है ना, और गेटवे रास्ता था ये एक तरीके से, साउथ इंडियन ट्रेड यहीं से पास होते हुए जाते थे, ठीक है। बाकी मेजर ट्रेड सेंटर्स ईस्ट और वेस्ट हब की अगर हम बात करें तो ईस्ट और हब में ये सब यहाँ से यहाँ तक का पूरा पाटलिपुत्र, पटना, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत और भरूच, ठीक है ना, ये जगहों के नाम है। साउथ में जैसे, अच्छा सॉरी ऊपर वाला रह गया, पाटलिपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट सिटीज थी पुरानी, फेमस एक्सपोर्ट होता था यहाँ पर स्टोन्स का। वाराणसी जो थी बाद में जाके क्रूशियल गैंगेटिक हाईवे कनेक्टिंग हो गया था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तक्षशिला से और भरूच से, मतलब वाराणसी से आगे जाके यहाँ ट्रेड कनेक्ट था, ठीक है ना, उसकी बात की गई है। इसके बाद उज्जैन में आपको कहता है हेविली ट्रेड चलता था तक्षशिला और पेशावर से, मेजर एक्सपोर्टर थे उज्जैन वाले, मुस्लिम और मेलन मेलो के कपड़े
और प्रीशियस पत्थर जो थे वो ये पत्थरों के नाम हैं। सूरत जो था वो फेमस था गोल्ड लेस, ये हमने ये भी पढ़ लिया था, वो साड़ी पे जो लेस लगी होती थी, जो कहीं पे भी लेस लगी होती है उस चीज के लिए। और जो यहाँ पर हुंडी जो थी, हमने पढ़ते आ रहे हैं शुरू से हुंडी, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट थी, ठीक है ना, और इजिप्ट और ईरान तक चलती थी। तो क्या कहते हैं, सूरत में ध्यान रखना, सूरत को एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड के टाइम पर एम्पोरियम कहा जाता था पश्चिमी ट्रेड का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा चलते होंगे। ये मेरे को नहीं लगता कि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिकली किसी से सवाल आएगा, क्योंकि मैंने तो कभी भी प्रीवियस ईयर नहीं देखा बिजनेस स्टडी के कि इससे रिलेटेड इतने ज्यादा सवाल इतने डीपली आ जाए। पढ़ने के लिए ठीक है, सेपरेटली चैप्टर में से कोई पूछ ले, चैप्टर का टेस्ट हो रहा हो स्कूल में तो ठीक है, पर मैं नहीं कहूंगा कि स्पेसिफिकली इतना है। बट हाँ ये है कि जिस जिस जगह का नाम याद रखा तो थोड़ा लॉजिक हिंट रखना किस किस का। साउथ की बात करें तो कांचीपुरम, ठीक है ना, चाइनीज ट्रेडर जो थे वो ग्लास पर्ल्स या पियर्स कह लो, स्टोन्स खरीदते थे और सिल्क बेचते थे और गोल्ड लेते थे रिटर्न में। मदुरा जो कैपिटल थी पांड्यास की, पांड्या साउथर्न जो है एम्पायर चलता था एक समय पे, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट पेयर और टेक्सटाइल हब बना हुआ था। रोमन करेंसी खास करके यहाँ पॉपुलर हुई थी, बात याद रखना। इसके बाद कावेरी पट्टा, जैसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है, वेल प्लान सिटी थी, लोडिंग अनलोडिंग फैसिलिटीज चलती थी, फेमस शिप बिल्डिंग सेंटर था यहाँ पे। फॉरेन ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करते थे, परफ्यूम के, कॉस्मेटिक, सिल्क और वूल और पर्ल्स के। फिर इसके बाद ब्रॉच यानी कि बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे कमर्शियल कनेक्शन था, ठीक है ना। एक था तमरली, तमरली पर करके कुछ नाम है, मेजर पार्ट था कनेक्टेड बाय बोथ लैंड एंड सी टू वेस्टर्न कंट्रीज, और जो है फार ईस्ट बनारस और तक्षशिला से भी कनेक्टेड था। फिर मिथिला, नाम याद रखना मिथिला, लॉन्च पैड था क्या कहते हैं बोट्स के लिए, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ साउथ चाइना तक जाता था यहाँ से सामान, और कहाँ कहाँ जाता था उन जगहों के नाम है। बाकी व्हाट डिड वी बाय एंड सेल, क्या हम खरीदते थे क्या हम बेचते थे, वो नाम याद रख लेना। पर्ल्स, वूल, डेट्स, ठीक है ना, ये सब हम लेते थे बाहर से, खजूर हो गए, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी, हनी, पेपर, टी, सिल्क मेटल्स, और क्या क्या हम बाहर बेचा करते थे ये सारे, ठीक है। बाकी ये तरीका है याद करने का, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया हाईली एक्सपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को, ठीक है ना, तो अच्छा खासा वेल्थ आता था हमारे पास, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा ही था, लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है 17वीं और 18वीं शताब्दी में। गोल्डन मैग्नेट, जो यूरोप के ट्रेडर्स थे ना, वो फ्लॉक करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर सिंपल रीजन कि यहाँ पर उन्होंने देखा यार बहुत ज्यादा मतलब सामान हिसाब किताब ना यहाँ अच्छा खासा था, सोना बहुत अच्छा खासा था, तो यहाँ पर क्या होने लगा था ना, जो फॉरेन इंटरेस्ट थे ना वो इंडियन ट्रेड पे डायरेक्टली आते हैं, और फिर आप देखते हो बेस्ट एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी यहाँ आके सेटल हो जाती है, उन्हें यहाँ अच्छा खासा पैसा दिखाई देता है। वेल्थ जो था उसको इंडिया फेमस होता है वेल्थ की वजह से, लेकिन फिर यहाँ पर आप देखते हो अंग्रेज फिर क्या करते हैं, और फिर होता क्या एक टाइम पे इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार ब्रिटिश रूल के टाइम पर गिर जाता है। कैसे, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल थे वो एक्सपेंड करते हैं पूरे इंडिया में, और इंडिपेंडेंट इंडिया जो है ना वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है, क्योंकि अपने कंट्रोल में लेते जाते हैं, ठीक है ना। और फिर इंडस्ट्रियल क्रांति चलती है, लेकिन सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, जो हाथों से बनाई जाती है उसको। जो फैक्ट्रीज होती है इंग्लैंड में, उसमें मास प्रोडक्शन जो भी बन के आता था अंग्रेजों के देशों से, जो भी बन के आता था वो सस्ता आता था, थोड़ा बहुत 10वीं में हमने पढ़ा है। और रिवर्स रोल हो गया था, स्टार्टिंग में इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, लेकिन अब हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग गए थे इंग्लैंड से। रिजल्ट ये 3 स्टेप प्रोसेस रिजल्ट आता है, इंडियन इंडस्ट्री कमजोर पड़ जाती है, ठीक है ना। और बस हमारा लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को है और कुछ भी नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवाइवल फिर क्या होता है, जब 1947 देश आजाद होता है तो इंडिया रिबिल्ड करना शुरू करता है अपनी इकोनॉमी को 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, और सबसे ज्यादा इंडिया ने अपने आप को बदलने की कोशिश करी 1991 में, जब वो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, एनईपी, ठीक है ना। और बस और कुछ भी नहीं है। शुरुआत में वही एंशिएंट, शुरुआत में ग्लोरी दिखाई जाएगी, 14 ट्रेड सेंटर्स थे इंडिया में। फिर अंग्रेज आए, फॉल कराया उन्होंने,
और फिर उसके बाद हमने जो है एक लेसन सीखा था कि कॉमर्स जो है ना वो इंडिया का ज्योग्राफी ट्रैक करता था, फॉरेन पावर्स को भी अल्टीमेटली डिक्टेट करा उसने मॉडर्न हिस्ट्री को। हमारे जब अंग्रेजों का समय आया उस टाइम पे हमें भी। बाकी एक कुछ ग्लॉसरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आपको कोई पता ना हो तो, जैसे एम्पोरियम मतलब एक सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स कहलाता है मतलब एक प्रॉपर जगह, हब जहां व्यापार होता था, आर्टिजन कलाकार लोग, और ह्यूंडियम ऑलरेडी पढ़ चुका है इसके अंदर। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है और कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।